प्यारे विद्यार्थियों, संगठन के सिद्धांत अध्याय में आज हम संगठन के अगले दो सिद्धांत हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये दो विपरीत अवधारणाएं हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं और दोनों के अपने अपने गुण हैं, दोनों के अपने अपने दोष हैं। वर्तमान में विश्व के जितने देश हैं उनके सामने ये एक विकट समस्या है कि वे अपनी सत्ता का केंद्रीकरण करें या विकेंद्रीकरण करें। कुछ ऐसे कारक हैं जिनके लिए केंद्रीकरण आवश्यक है, कुछ ऐसे कारक हैं जिनके लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक है। जैसे आर्थिक नियोजन, प्रतिरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण, इनके लिए केंद्रीकरण जरूरी होता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन पद्धति को सुदृढ़ करना हो, स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना हो या निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ानी हो, अर्थात लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना हो, इनके लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पूर्ण विकेंद्रीकरण या पूर्ण केंद्रीकरण की अवधारणा को अपना लिया जाए। अब हम जानते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का आशय मतलब भावार्थ या अर्थ संगठन में निर्णय लेने की शक्ति में है। किसी संगठन में निर्णय के स्तर जितने कम होते हैं वह संगठन उतना ही केंद्रित माना जाता है, और जिस संगठन में निर्णय लेने के जितने अधिक स्तर होते हैं वह संगठन उतना ही विकेंद्रित माना जाता है। अर्थात निर्णय लेने के अधिकार को जितने अधिक स्तरों तक सौंप दिया जाए वह विकेंद्रीकरण माना जाता है। जिस शासन सत्ता में केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के हाथों में निर्णय शक्ति होती है और निम्न स्तरों पर शक्ति कम होती है या नहीं होती, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। इसके विपरीत जिस शासन सत्ता में निम्न स्तर पर निर्णय शक्ति निहित होती है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ये समझाने के अलग अलग तरीके हैं। जब तीसरे तरीके से अगर हम समझें, जिस शासन व्यवस्था में सत्ता शीर्ष पर या शीर्ष के आसपास एकत्रित होती है उसे केंद्रीकरण कहा जाता है, और जिस शासन सत्ता व्यवस्था में सत्ता अनेक व्यक्तियों में या अनेक इकाइयों के मध्य विभाजित की जाती है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने कहा है कि जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो, अर्थात जिस विधि से अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वो विकेंद्रीकरण कहलाती है, और जो अधीनस्थों के महत्व को कम करे वह केंद्रीकरण कहलाती है। इसे केंद्रीकरण पढ़ा जाए दूसरे वाले शब्द को। विलोबी ने कहा है अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय इकाइयां केवल कार्यवाहक उपकरणों के रूप में कार्य करती हैं। स्थानीय इकाइयां से तात्पर्य जो निचले स्तर की इकाइयां होती हैं, ऊपर से आदेश आते हैं और निचली इकाइयों का कार्य सिर्फ उनका क्रियान्वयन करना है। तो ऐसी व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था होती है। उनके पास पहल करने की कोई शक्ति नहीं होती, प्रत्येक कार्य केंद्रीय कार्यालय की ओर से किया जाता है। अब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में अंतर, क्योंकि प्रत्यायोजन में भी सत्ता उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप दी जाती है, और विकेंद्रीकरण में भी कुछ इस प्रकार से ही निर्णय लेने की शक्ति अपने से निचली इकाइयों को सौंप दी जाती है। तो फिर इनमें अंतर क्या है, अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या थी। विकेंद्रीकरण एक व्यापक अवधारणा है, अर्थात ये प्रत्यायोजन से ज़्यादा व्यापक है। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जबकि प्रत्यायोजन एक सीमित अवधारणा है। इसमें प्रशासनिक क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है। अर्थात प्रत्यायोजन जैसे किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को शक्ति सौंप दिया जाना, कार्य सौंप देना और उसके अनुरूप अधिकार सौंप देना, जबकि विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। उसमें जो कार्य सौंपा जाता है
उससे संबंधित समस्त अधिकार तथा उसका उत्तरदायित्व भी सौंपा जाता है। विकेंद्रीकरण में स्वायत्तता होती है, जबकि प्रत्यायोजन में स्वायत्तता सीमित होती है। विकेंद्रीकरण में एकल उत्तरदायित्व होता है, जबकि प्रत्यायोजन में दोहरा उत्तरदायित्व होता है, अर्थात अंतिम उत्तरदायित्व और क्रियात्मक उत्तरदायित्व प्रत्यायोजन में अलग अलग होते हैं। विकेंद्रीकरण में निम्न स्तर पर निर्णय की स्वतंत्रता होती है, जबकि प्रत्यायोजन में निर्णय उच्च स्तर पर ही लिए जाते हैं, और अगर निम्न स्तर पर कोई निर्णय लिया भी जाता है तो उच्च स्तर की स्वीकृति ली जाती है। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ संस्थाओं को नियम निर्माण की स्वायत्तता होती है, जबकि प्रत्यायोजन में इस प्रकार की स्वायत्तता नहीं होती। विकेंद्रीकरण में शासन में जनता की भागीदारी होती है, जबकि प्रत्यायोजन ये तो जनता की पहुंच से दूर होता है, और प्रत्यायोजन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। विकेंद्रीकरण राजनीतिक मूल्य और जनता की भावनाओं से प्रभावित होता है, जबकि प्रत्यायोजन का राजनीतिक मूल्य और जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। विकेंद्रीकरण व्यापक होता है, स्थायी होता है और दीर्घकालिक होता है। प्रत्यायोजन सीमित होता है, अल्पकालीन और अस्थायी होता है। विकेंद्रीकरण शासन, प्रशासन और जनता के भावनात्मक और संगठन की संपूर्ण कार्यप्रणाली से संबद्ध होता है, क्योंकि ये व्यापक अवधारणा है, जबकि प्रत्यायोजन संगठन की केवल आंतरिक कार्यप्रणाली से संबंधित होता है, क्योंकि एक सीमित अवधारणा है। विकेंद्रीकरण एक संस्था से दूसरी संस्था को किया जाता है, जबकि प्रत्यायोजन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। ये इनमें प्रमुख प्रमुख अंतर होते हैं। अब विकेंद्रीकरण के प्रकार, कितने प्रकार से विकेंद्रीकरण किया जाता है या किया जा सकता है। पहला प्रकार है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। शासन में जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया जाता है, और इसके लिए सरकार के नए नए स्तरों की स्थापना की जाती है। जैसे केंद्र सरकार के बाद में राज्य सरकार, और राज्य सरकार के बाद में स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के फिर दो स्तर हैं, नगरीय स्थानीय सरकार है और ग्रामीण स्थानीय सरकार है। तो पंचायती राज की जो अवधारणा है वो विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी और शासन के संचालन में जनता की भूमिका को सुनिश्चित करना होता है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक संगठन और प्रशासनिक इकाइयों के साथ जनता को संयुक्त किया जाता है। ये प्रत्यायोजन का थोड़ा सुधरा हुआ रूप है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, जैसे नए राज्यों का गठन या नए मंडल, उनका गठन, नए जिले, नए उपखंडों की स्थापना, ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के उदाहरण हैं। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तरीके से और क्षेत्रीय तरीके से, कार्यात्मक तरीके से हो सकता है। जैसे ऊर्ध्वाधर विकेंद्रीकरण, इसमें प्रशासनिक संगठन की सत्ता को उच्च स्तर से नीचे के स्तरों की ओर विकेंद्रित कर दिया जाता है। कार्य करने की कुछ शक्तियां और कार्य निचली इकाइयों को प्रदान कर दिए जाते हैं। ये ऊर्ध्वाधर विकेंद्रीकरण हो जाता है। क्षैतिजिक विकेंद्रीकरण, इसमें प्रशासनिक संगठन में सम स्तरों पर, समान स्तरों पर सत्ता का बिखराव या फैलाव पाया जाता है। समान स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य और अधिकार अपने समान स्तर की इकाइयों के अधिकारियों को सौंप देते हैं, तो वह क्षैतिजिक विकेंद्रीकरण हो जाता है। क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण, जैसे जिले, संभाग, इनकी स्थापना, ये क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण के उदाहरण होते हैं। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण अर्थात कार्य के आधार पर, जब केंद्रीय सत्ता निर्णय लेने के कुछ तकनीकी या व्यावसायिक विशेषज्ञों को अधिकार सौंप दे, अर्थात कार्य के आधार पर, उनकी विशेषज्ञता के आधार पर उनको अधिकार मिल जाते हैं निर्णय लेने के। जब कोई विभाग कार्य को आधार बनाकर कार्य को करने के लिए एक इकाई बना देता है तो उसे कार्यात्मक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के गुण, इसका पहला गुण है कार्यों का शीघ्र निस्तारण, क्योंकि स्थानीय स्तर के अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो वो शीघ्र निर्णय ले लेते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार,
स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता बढ़ती है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से। तो जब जनता की सहभागिता बढ़ेगी तो शासन में लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ेंगे, और लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ेंगे अर्थात लोकतांत्रिक पद्धति या लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतंत्र से मजबूत होता है, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ता है। जन सहभागिता, सत्ता के विकेंद्रीकरण करने से शासन के कार्य निम्न स्तरों पर या क्षेत्रीय स्तरों पर जनता के सहयोग से किए जाते हैं। इस प्रकार विकेंद्रीकरण जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। नवाचारों को प्रोत्साहन, विकेंद्रीकरण के द्वारा शोध एवं नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि निचले स्तर पर कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, उनको शक्ति प्रदान की जाती है, जिससे नवीन प्रवृत्तियां और सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रशासन में लचीलापन, क्योंकि प्रशासनिक कार्य स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं, इसलिए स्थानीय समस्याओं और स्थानीय संसाधनों का पूरा उपयोग होता है और प्रशासनिक निर्णयों में लचीलापन आता है। उच्च स्तरों का कार्यभार हल्का होना, विकेंद्रीकरण के कारण सत्ता निचले स्तरों को प्रत्याजित कर दी जाती है, जिससे अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो निर्णय स्वयं ले लेते हैं और उच्च अधिकारियों का कार्यभार हल्का हो जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, जो निचले स्तर के क्षेत्रीय कार्यालय हैं या स्थानीय कार्यालय हैं या अधीनस्थ कार्यालय हैं, उनको निर्णय लेने की, समस्याओं के समाधान करने के ये अवसर मिलते हैं। इससे वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनते हैं और वो अपनी योग्यता को सिद्ध कर पाते हैं। ऐसे उनको अवसर मिलते हैं कि वो अपनी योग्यताओं को सिद्ध कर सकें, और ऐसा करने से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। लोकप्रिय शासन, जहाँ कहीं भी विकेंद्रीकरण किया जाता है वहाँ शासन जनता के प्रति बीच में लोकप्रिय होता है, क्योंकि विकेंद्रीकरण द्वारा जनता की सहभागिता बढ़ती है, जनता सक्रिय रूप से शासन के कार्यों में भाग लेती है, जनता प्रोत्साहित रहती है और लोगों की आस्था बढ़ती जाती है। ये विकेंद्रीकरण के गुण होते हैं। विकेंद्रीकरण के दोष, जिस प्रकार किसी भी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके कुछ दोष भी होते हैं। विकेंद्रीकरण का दोष है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा। निर्णय लेने के इतने अधिक स्तर हो जाते हैं कि उन निर्णयों में एक रूपता नहीं रह पाती। ज़्यादातर निर्णय क्षेत्रीयता या स्थानीयता के आधार पर लिए जाते हैं, तो उनमें राष्ट्रीयता का स्वरूप नहीं रहता। इससे अलगाववाद और क्षेत्रवाद की भावना बढ़ती है। केंद्रीकरण पर आघात, विकेंद्रीकरण से केंद्रीय सत्ता का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं जब स्थानीय स्तर पर ही पूरी हो रही हैं, तब वो जनता केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार के बारे में क्यों जानना चाहेगी, क्यों उसके बारे में जागरूक रहेगी। एक रूपता का अभाव, विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन इकाइयाँ अपनी इच्छा से कार्यों का निष्पादन करती हैं। इससे राष्ट्र की नीति और प्रशासनिक कार्यों में समन्वय एवं एकीकरण कठिन हो जाता है। प्रत्येक प्रशासनिक संस्था अपने ढंग से नीति और कानून का निर्माण करती है, उसी के अनुरूप प्रशासन का संचालन करती है। इससे प्रशासन में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। समन्वय का अभाव, क्योंकि विभिन्न संस्थाएं अपने अपने तरीके से कार्य करती हैं, अपने अपने कार्य प्रणाली अपनाती हैं, इससे समन्वय की समस्या पैदा हो जाती है। अपव्यय, विकेंद्रीकरण के कारण अपव्यय बढ़ता है, अर्थात खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने अधिक स्तर निर्णय लेने के होते हैं उतने ही अधिक स्तरों की स्थापना की जाती है। कार्यालय खोले जाते हैं, उनमें पदाधिकारी लगाए जाते हैं, या सरकार का स्तर अगर है तो वहाँ निर्वाचन कराना, उनको अधिकार देना, उनको बजट देना। तो इससे कर्मचारियों का और जनप्रतिनिधियों का एक लंबा चौड़ा लवाजमा खड़ा हो जाता है, जिस पर अनावश्यक धन खर्च करना पड़ता है। यह व्यवस्था धन का अपव्यय करने वाली होती है। स्थानीय दुष्प्रभाव,
विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासन एवं जनता में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं या जो अधीनस्थ लोग हैं किसी प्रशासनिक संगठन के या स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और पक्षपात करते हैं। स्थानीय राजनीति में वर्ग भेद, जातिवाद और वर्ग संघर्ष बढ़ता है। ये विकेंद्रीकरण के स्थानीय दुष्प्रभाव होते हैं। अब हम केंद्रीकरण के बारे में जानते हैं। इनके अर्थ और परिभाषाएं तो हम प्रारंभ में ही पढ़ चुके हैं विकेंद्रीकरण के साथ। जिस प्रकार हमने विकेंद्रीकरण के गुण और दोष पढ़े, इस प्रकार अब हम केंद्रीकरण के गुण और दोष पढ़ते हैं। जो विकेंद्रीकरण के दोष हैं वो केंद्रीकरण के गुण हैं। पहला गुण है प्रशासन में एक रूपता आती है। चूंकि समस्त प्रशासनिक इकाइयां एक ही केंद्रीय सत्ता के या एक ही केंद्रीय नेतृत्व के अधीन कार्य करती हैं, जब निर्णय एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाएगा तो एक रूपता रहना स्वाभाविक है। सभी प्रशासनिक संगठन केंद्र द्वारा निर्धारित नीति और नियमों के अनुसार चलते हैं। इससे शासन में भी सुविधा रहती है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जैसे प्रतिरक्षा यानी रक्षा संबंधी, नियोजन संबंधी जैसे पूरे देश के संदर्भ में योजनाएं बनाना, कर लगाना या विदेश संबंध, विदेशी जो सरकार हैं उनसे संबंध स्थापित करना, इनका निष्पादन केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाना संभव है। अन्य समस्याएं जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद, नशीली वस्तुओं का व्यापार, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, क्षेत्रवाद, ये राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं और इनका समाधान केंद्रीकरण के द्वारा ज़्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। मितव्ययता, केंद्रीकरण की प्रणाली विकेंद्रीकरण से कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें कार्मिक उपकरण इनकी कम व्यवस्था करनी पड़ती है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है और दोहराव और अतराव की समस्या से मुक्ति मिलती है। प्रभावी नियंत्रण, संपूर्ण देश में एक केंद्रीय सत्ता होती है, एक नेतृत्व होता है और एक नेतृत्व का निर्देशन होता है। इससे नियंत्रण प्रभावी होता है। बेहतर समन्वय, समन्वय अर्थात तालमेल, केंद्रीकरण से संगठन में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। केंद्रीकृत व्यवस्था में नीति निर्माण करना या निर्णय लेना या नेतृत्व करना, नियंत्रण करना, ये एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। इससे प्रशासनिक संगठन की इकाइयों में समन्वय स्थापित करने में आसानी रहती है। क्षेत्रीयता तथा अलगाववाद पर अंकुश, अंकुश यानी रोकथाम, केंद्रीकरण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक जैसा प्रशासन और एक जैसा कानून होता है। इससे क्षेत्रीयता की भावना या अलगाववाद की भावनाओं पर नियंत्रण लगता है या नियंत्रण बनाया जा सकता है। केंद्रीकरण के दोष, केंद्रीकरण का पहला दोष है ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है या अनुकूल नहीं है। केंद्रीकरण से शासन सत्ता एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है। जब एक स्थान पर सत्ता एकत्रित हो जाती है तो एक व्यक्ति का नेतृत्व होता है और एक निर्णय सारे शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं। इसमें अधीनस्थ कार्मिक या अधीनस्थ इकाइयों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कार्यों में विलंब, केंद्रीकरण में निर्णय या नीति निर्माण सत्ता के शीर्ष स्तर पर होता है और स्थानीय समस्या संस्थाओं को किसी समस्या के संदर्भ में जब केंद्र को कोई सूचना प्रेषित करनी होती है तो उच्च स्तर पर कार्यभार अधिक होता है और स्थानीय स्तर से जो समस्या आई है उस पर शीर्ष स्तर समय रहते निर्णय नहीं ले पाता या विचार नहीं कर पाता। इससे कार्य में विलंब होता है। अधीनस्थों में हताशा, अधीनस्थों को निर्णय लेने, नियम बनाने, कानून बनाने के अवसर नहीं मिलते तो उनमें हताशा के भाव आते हैं, उनका मनोबल और आत्मविश्वास गिरता है।
अलोकप्रिय शासन पद्धति, क्योंकि आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। स्थानीय शासन की उपेक्षा, केंद्रीकरण में स्थानीय जनता की भागीदारी कम हो जाने से स्थानीय शासन की उपेक्षा होने लगती है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस स्तर पर ना तो निर्णय लिए जा सकते हैं और ना ही सुझावों को कोई जगह मिलेगी, हमारे सुझावों को भी नहीं सुना जाएगा, तो स्थानीय स्तर पर निष्क्रियता आती है। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग नहीं होना, स्थानीय संसाधन स्थानीय या क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन केंद्रीकरण में स्थानीय समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, इसलिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता। द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व की उपेक्षा, क्योंकि केंद्रीकरण में एक ही व्यक्ति के या एक ही इकाई के हाथों में सारी सत्ता केंद्रित रहती है, तो उनके बाद अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि शीर्ष स्तर किन्हीं कारणवश खाली हो जाता है, तब द्वितीय पंक्ति के जो लोग हैं या द्वितीय पंक्ति के जो स्तर है वो केंद्रीकृत व्यवस्था में नहीं होता है। एक ऐसा स्तर या ऐसे व्यक्ति जो जिनके पास अनुभव हो कार्य करने का, शासन कार्यों में भाग लेने का, क्योंकि केंद्रीकृत व्यवस्था है इसलिए उनके पास अनुभव नहीं होता, तो ये केंद्रीकरण का सबसे बड़ा अवगुण है कि द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व इसमें उपेक्षित रहता है, उस नेतृत्व का विकास नहीं हो पाता। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर, केंद्रीकरण में सत्ता उच्च स्तर पर किसी एक स्थान पर केंद्रित रहती है, जबकि विकेंद्रीकरण में सत्ता प्रत्यायोजित कर दी जाती है, अधीनस्थों को सौंप दी जाती है। केंद्रीकरण में जनता की भागीदारी नहीं के बराबर होती है, अर्थात नहीं होती या बहुत कम होती है, जबकि विकेंद्रीकरण में जनता की भागीदारी बड़े पैमाने पर होती है। केंद्रीकरण में नीति निर्माण और निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाते हैं, विकेंद्रीकरण में निर्णय और नीति निर्माण स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं। केंद्रीकरण सत्ता का परंपरागत रूप होता है, अर्थात प्राचीन काल में एक ही व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता था, वो केंद्रीकरण का रूप था, लेकिन वर्तमान में जो लोकतंत्र है वो विकेंद्रित व्यवस्था का परिचायक है। केंद्रीकरण में नवाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता, जबकि विकेंद्रीकरण में नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। केंद्रीकरण में स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता, विकेंद्रीकरण में स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग हो पाता है, क्योंकि स्थानीय संसाधन होते हैं, स्थानीय समस्याएं होती हैं और समाधान करने वाले भी स्थानीय लोग होते हैं। केंद्रीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता में उपयोगी होता है, विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा, एकीकरण या अखंडता में इतना अधिक उपयोगी नहीं होता, क्योंकि केंद्रीकृत व्यवस्था में निर्णय तुरंत लिए जाते हैं और विकेंद्रीकृत व्यवस्था में पहले चर्चा करनी होती है और समस्या तब तक विकराल हो सकती है। रक्षा, नियोजन, निवेश, वित्त, लेखांकन ये क्षेत्र हैं, इनके लिए केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो अधिक उपयोगी रहती है, लेकिन जन कल्याण के लिए, सामाजिक सेवाओं के संपादन के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था अधिक उपयोगी होती हैं। इस प्रकार आज हमने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।